हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप न्यू यूनिक भारती के इस ज्ञान ऐप और यूट्यूब चैनल पर से आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए सभी को गुड आफ्टरनून। तो विद्यार्थीगण, जैसा कि आपको ज्ञात है कि बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन 23 जनवरी को होने वाला है, उसी एग्जाम के पैटर्न पर आधारित मॉडल सेट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जहां उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट है कि हर प्रश्नों का कैसे बेहतर तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न का व्याख्यात्मक और तार्किक परिणति के आधार पर उत्तर को निकाला जा सके। किसी प्रश्न को कंफ्यूजन के माध्यम से नहीं, तुक्का के आधार पर नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे सकें और आप अपनी सफलता का मार्ग को सुनिश्चित कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ ये सेट को लेकर उपस्थित रहते हैं। विगत क्लास में आपको बताया गया था कि हर दिन लगभग 1 घंटा का क्लास है। प्रत्येक दिन एवरेज तौर पर 30 क्वेश्चन आपको बतलाया जाएगा। 30 का पूरी तरह वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, क्यों और कैसे के आधार पर। और उसके पूर्व आपको ये सूचना दी गई थी, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बेहतर होता है कि एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उसका पैटर्न क्या होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टॉपिक का क्या क्वेश्चन है, उस टॉपिक को आधार बनाकर आगे की तैयारी करना है। लेकिन टॉपिक की जानकारी कैसे मिले, तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन बैंक, जो संस्थान के द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया है। उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है ताकि आप उसका बेहतर तरीके से नॉलेज प्राप्त कर सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। तो नॉलेज बेस पर आधारित ये पुस्तक आपके सामने है और उसी मॉडल सेट, उसी के आधार पर जो पूर्व में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है, उसी को आधार बनाकर मॉडल सेट को आपके सामने रखा जाता है ताकि सही तरीके से तैयारी किया जा सके। तो इसलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि किताब को आप खरीदें, किताब को बनाएं। जब किताब को आप बनाओगे तो उसका लाभ आपको विभिन्न तरह से, ऐसा नहीं है केवल बीपीएससी ही नहीं, बल्कि उसका लाभ आपको कई जगह प्राप्त होता है। क्योंकि जब आप सेट बनाते हैं तो उसका लाभ जो है, क्योंकि जो जीके का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का जिस प्रकार आजकल पैटर्न है, तो बीपीएससी का क्वेश्चन और एसएससी के क्वेश्चन का स्तर में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। या आज रेलवे, एसएससी और बीपीएससी, हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, संघ लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड का, हाई स्टैंडर्ड का होता है। लेकिन बीपीएससी का जो प्रश्न है, रेलवे का प्रश्न हो, एसएससी का प्रश्न हो या बिहार एसएससी का प्रश्न हो, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है। ये तमाम प्रश्नों का लगभग स्तर एक समान है। भले वो ग्रेजुएट, वो बीपीएससी जो है राजपत्रित पदाधिकारी का चयनित करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करता हो, गजटेड रैंक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करता हो, लेकिन यथार्थ यही है कि बीपीएससी का जो प्रश्न, जो 150 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का है, उसका स्तर रेलवे, एसएससी या बिहार के द्वारा आयोजित एसएससी का एग्जाम के स्तर से ऊंचा नहीं। आप देखिएगा बिहार पुलिस का क्वेश्चन का स्तर और बीपीएससी का स्तर, तो आप पाओगे कई क्वेश्चन बिहार पुलिस में ऐसा पूछा गया है जिसका स्तर इतना हाई है कि बीपीएससी में भी उससे कुछ एक क्वेश्चन लो स्तर का पूछा गया है। इसलिए आप तैयारी दरोगा का करते हो, तैयारी बीपीएससी का करते हो, आने वाला एनटीपीसी रेलवे का आप तैयारी कर रहे हो, मेंस में आपको सीबीटी 2 मेंस का, उसमें 35 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ हर एक जगह यह प्रभावी है और ये बुक आपके सामने उपलब्ध है। इस बुक को आप अध्ययन करें तो उसका लाभ आपको मिलेगा। विगत क्लास में क्वेश्चन 108 नंबर तक का शब्द ट्राई बेकर, ट्राई बेकर खेल से जुड़ा हुआ ये टर्म है। ट्राई बेकर का प्रयोग फुटबॉल में भी होता है और ट्राई बेकर का प्रयोग हॉकी में भी होता है। अब चूंकि ट्राई बेकर फुटबॉल और हॉकी दोनों जगह प्रयोग होता है, ट्राई बेकर क्या है, जब दोनों प्रतिस्पर्धी टीम नियत समय
के पूरा होने के बाद भी बराबर बराबर गोल पर हो, तो वैसी अवस्था में विजेता टीम का निष्कर्ष निकालने के लिए कौन टीम जीता उसकी घोषणा के लिए टाई ब्रेकर का प्रयोग होता है, जहां पेनाल्टी शूट आउट और हॉकी, जहां फुटबॉल में पेनाल्टी शूट आउट और हॉकी में उसे पेनाल्टी स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग की जाती है। तो टाई ब्रेकर का प्रयोग हॉकी और फुटबॉल दोनों में होता है। अब चूंकि विकल्प एक से अधिक सही है तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ई। टेनिस में ड्यूस शब्द का प्रयोग होता है, क्रिकेट में चलिए थ्रो बॉल का प्रयोग होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 570 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ है, तो वर्तमान, हम देखिए आपका क्वेश्चन भी है मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म होता है वर्तमान समय में यदि उसे देखा जाए तो वो है मक्का, अर्थात मक्का में इनका जन्म हुआ। मक्का से जब मदीना के लिए 622 ईस्वी में वो प्रस्थान किए, जिसे हिजरी कहा गया, और इसी के आधार पर हिजरी संवत का को प्रचलन में लाया गया। तो मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए, और विश्व में ईसाई के बाद सर्वाधिक धर्मावलंबी यदि किसी धर्म से हैं तो वो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। तो उनके इनमें होता है मक्का। हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है, हैदराबाद। अब चलिए शुरू कीजिए गोदावरी, तो गोदावरी नदी की सबसे फेमस हो जाता है नासिक, राजमुंद्री, कृष्णा नदी, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी और कृष्णा दोनों महाराष्ट्र से निकलती है, और दोनों महाराष्ट्र से निकलते हुए आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित नगर है वह है विजयवाड़ा। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जहां 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कृष्णा की लंबाई 1401 किलोमीटर हो जाती है। मूसी, हैदराबाद, यही आपका आंसर है। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी। और तुंगभद्रा, इतिहास के पन्नों पर आप पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का अवशेष हम्पी से प्राप्त होता है, जो कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। तो तुंगभद्रा के तट पर कौन है, हम्पी। गोदावरी, नासिक, कृष्णा, विजयवाड़ा, मूसी, हैदराबाद, तुंगभद्रा, हम्पी। मौलिक अधिकार का हनन होने पर निम्न में से कहां अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 32 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 32, जो इसका उल्लेख क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है कि यदि किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, मौलिक अधिकार को सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार का प्रयोग करने से रोका गया है, तब वह सीधे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यदि किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है, मौलिक अधिकार का प्रयोग करने से उसे रोका जाता है, तो वह नागरिक अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जहां उसे उचित लगे, जहां वह सहूलियत उसे महसूस हो, वह याचिका दायर कर सकता है। अर्थात कहां हो जाएगा, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में। और मौलिक अधिकार के संरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के आधार पर और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के आधार पर, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के आधार पर और
अनुच्छेद 32 आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 226 के आधार पर 5 प्रकार का रिट जारी करता है, 5 प्रकार का आदेश जारी करता है। तो केस करेंगे अनुच्छेद 32 के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय आदेश भी देगा अनुच्छेद 32 के आधार पर, उच्च न्यायालय भी केस होगा 32 के आधार पर, लेकिन आदेश जारी करेगा अनुच्छेद 226 के आधार पर। परिवार न्यायालय की स्थापना 1984 में पारिवारिक समस्या के विवाद के लिए, पारिवारिक पति पत्नी के तलाक से संबंधित विषय का निपटारा करने के लिए 1984 में परिवार न्यायालय। सत्र न्यायालय जिला न्यायालय के अधीन ही सत्र न्यायालय होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 2 भागों में विभाजन है जिला न्यायालय का, जहां फौजदारी मुकदमा, मारपीट हत्या बलात्कार का मुकदमा सत्र न्यायालय में, और दीवानी मुकदमा रुपया पैसा जमीन जायदाद का विवाद जो है व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में दर्ज होता है। तो जिला न्यायालय का 2 भाग, एक को कहते हैं सिविल कोर्ट, एक को कहते हैं सेशन कोर्ट। योग दर्शन के प्रतिपादक, योग दर्शन षड दर्शन भारतीय प्राचीन काल में दार्शनिक व्यवस्था के अंतर्गत 6 प्रकार के दर्शन का प्रयोग किया गया। चार्वाक का जो दर्शन है इसे बोलते हैं लोकायत। इसे इस षड दर्शन में, 6 दर्शन जो है षड दर्शन में इसे नहीं रखा गया है, इसे षड दर्शन से अलग रखा गया है। भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक प्रणेता हुए, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में हुआ। शंकराचार्य के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उसे अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। जबकि दर्शन जो है, जो षड दर्शन में यहाँ पतंजलि के द्वारा है योग दर्शन, एक के संस्थापक हो गए पतंजलि। दूसरा देखिए है न्याय दर्शन, इसके संस्थापक हो गए गौतम ऋषि। तीसरा जो है वो है सांख्य दर्शन, जिसके संस्थापक हुए कनाद या उन्हें बोलते हैं उलुक। चौथा जो होता है वो है सांख्य दर्शन कपिल मुनि। चौथा जो होता है वो है वैशेषिक दर्शन, इसके हैं कनाद या उलुक। वैशेषिक दर्शन के कनाद या उलुक। 5वां दर्शन जो है उसे बोला जाता है पूर्व मीमांसा। 5वां है पूर्व मीमांसा। इसके प्रणेता, इसके संस्थापक होते हैं, उनका नाम है जैमिनी। और छठा जो है उसे बोलते हैं वेदांत। छठा को बोला जाता है वेदांत, या इसे बोलते हैं उत्तर मीमांसा। जिसके प्रणेता कौन है? जिसके प्रणेता का नाम है बादरायण। तो षड दर्शन, 6 दर्शन। षड दर्शन में योग दर्शन के संस्थापक हुए पतंजलि। आप देखते हैं बाबा रामदेव का जो आपका संगठन है उसे पतंजलि योग संस्थान के नाम से ही जाना जाता है। भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? भारत का फैलाव ग्लोब पर आप देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, भारत उत्तरी अक्षांश, भारत का जो फैलाव है भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और देशांतर में देखा जाए तो भारत का फैलाव 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 तक, अर्थात ए और बी दोनों सही है। जब एक से अधिक उत्तर सही है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ई। तो भारत का अक्षांशीय फैलाव 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और देशांतरीय फैलाव
68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। एग मार्क जिस भी कृषि प्रोडक्ट को, कृषि उत्पाद को एग मार्क से अंकित किया गया, एग मार्क चिन्ह दिया गया, वो बतलाता है कि उसमें शुद्धता है, वो कृषि उत्पाद मिलावट से मुक्त है, वो कृषि उत्पाद पूर्णतः सही तरीके से, जो कि विधिवत तैयार किया गया नियम है, उन नियमों के आधार पर उसे तैयार किया गया है। तो एग मार्क शुद्धता का परिचायक है, एग मार्क मिलावट रहित कृषि उत्पाद का परिचायक है। एग मार्क का प्रयोग करते हैं तो शारीरिक तौर पर क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो एग मार्क की जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है 1937 से। एग मार्क की शुरुआत हुई 1937 में और इसमें वर्तमान परिवेश, वर्तमान आधार पर 1986 में संशोधन किया गया था। यूं तो अभी वर्तमान समय में जो है 204 को एग मार्क की सुविधा प्राप्त है। ऐसे जो मान्यता दिया हुआ है एग मार्क के आधार पर 224 वस्तु हैं, कृषि उत्पाद, जिन्हें एग मार्क की मान्यता दिया गया है। लेकिन वर्तमान समय में वो 204 प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध हैं, जिसे एग मार्क की अर्थात शुद्धता का परिचायक का। तो यहां पर देखिए क्या है, कृषि उत्पाद, विद्युत उत्पाद से जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं ISI। तो विद्युत उत्पाद का जो मार्क है वो है ISI मार्क होता है, विद्युत उत्पादन से जुड़ा होता है। घरेलू उत्पाद, तो घरेलू उत्पाद को कुटीर उद्योग कहते हैं, उसके लिए किसी प्रकार की एग मार्क की वहां पर आवश्यकता ही नहीं है। किस उद्योग को? धुरी उद्योग, धुरी आधारित संरचनात्मक उद्योग, जिस उद्योग के विकास के बिना किसी अन्य उद्योगों का विकास नहीं हो सकता है, जिस उद्योग के अभाव में अन्य उद्योग मृत प्राय हो जाता है, या जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कराता हो, जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए मार्ग उपलब्ध कराता हो, अन्य उद्योगों के विकास के लिए रिसोर्स, संसाधन उपलब्ध कराता हो, जिस उद्योग के विकास के बिना अन्य उद्योग का विकास प्रभावित हो जाता है, उसे धुरी या आधारिक संरचनात्मक उद्योग कहते हैं। जैसे अभी विद्युत आदि उपलब्ध नहीं, तो बिना विद्युत का आप औद्योगिकरण नहीं कर सकते, देश का विकास प्रभावित हो जाएगा। तो विद्युत उद्योग क्या है? आधारिक संरचना का उद्योग है। यदि परिवहन की सुविधा नहीं हो, रेलवे परिवहन, बस परिवहन, जो भी सड़क परिवहन, तो परिवहन की सुविधा नहीं हो, आपके पास कितना भी कच्चा रॉ मटेरियल उपलब्ध हो, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो, तो उस प्राकृतिक संसाधनों का दोहन के लिए और उत्पादित की गई प्रोडक्ट के बाजार के लिए आपको सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन का विकास की आवश्यकता होगी। यदि परिवहन का विकास नहीं हुआ तो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बाद भी आप उसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए, ये फैक्ट हो गया कि धुरी उद्योग, आधारिक उद्योग या संरचनात्मक उद्योग क्या है। अब इस फैक्ट को आधार बनाकर अब यहां विकल्प को देखें तो सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, वो मानव के भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन सूती वस्त्र के विकास के किसी अन्य उद्योगों का प्रत्यक्षता उसका लाभ और हानि नहीं है। उसी प्रकार देखिए कृषि यंत्र, तो कृषि क्षेत्र का है, उर्वरक कृषि क्षेत्र से जुड़ा, लेकिन यदि लौह इस्पात उद्योग का विकास नहीं हुआ तो आपका परिवहन उद्योग का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि सड़क बनेंगे तो कहीं पुल बनाने की जरूरत पड़ेगी, रेलवे लाइन तो लोहा की आवश्यकता होगी, लोहा का निर्माण नहीं होगा तो बड़े बड़े उद्योग का जो मशीनरी होता है वो भी लोहा का होता है, उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। कृषि कार्य में ट्रैक्टर से लेकर लोहा हल तक का लोहा का हल होता है, तो कृषि कार्य प्रभावित होगा। तो लोहा उद्योग का यदि विकास नहीं हुआ तो पूरे देश का हर क्षेत्र का विकास प्रभावित हो जाएगा। तो लोहा उद्योग क्या हो गया? धुरी उद्योग। इसी प्रकार कंसेप्ट के साथ यदि बनाते हैं, पूरी समझ के साथ आप बनाते हैं, यकीनन तौर पर आप सामान्य से अधिक प्रश्नों का हल कर पाओगे, आत्मविश्वास भी ऊंचा होगा और सफलता की संभावना अधिक होगी।
अगला प्रश्न जो है, पाल घाट दर्रा, दर्रा कहते हैं पर्वत का वो कटा छाटा भाग, पर्वत या पर्वतों के बीच का वो भाग जो धंसा हुआ है, जिसकी ऊंचाई काफी कम है, जिसके माध्यम से इस पार से उस पार आने जाने का पर्वत को पार करने का रास्ता उपलब्ध होता है, उसे दर्रा कहते हैं। पश्चिमी घाट, जिसे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, पश्चिमी घाट में 3 दर्रा है। पहला दर्रा हो जाता है थाल घाट दर्रा, जो महाराष्ट्र के उत्तर में है। यह दर्रा जो है महाराष्ट्र के उत्तर में है। दूसरा है भोर घाट दर्रा, यह भी महाराष्ट्र में ही है, लेकिन महाराष्ट्र के ये दक्षिण में है। और तीसरा दर्रा जो है वो होता है पाल घाट दर्रा, जो केरल में है। अब ये फैक्ट की जानकारी हो गई कि पश्चिमी घाट का 3 दर्रा, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। साथ ही भोर घाट दर्रा से ही कोंकण रेलवे, एक क्वेश्चन आपका इसमें इसी सेट में कोंकण रेलवे का भी क्वेश्चन था, तो कोंकण रेलवे इसी भोर घाट दर्रा से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे में आपने पढ़ा कि कोंकण रेलवे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बंगलोर और मुंबई को जोड़ने का काम कर रही। तो जब मंगलोर के तट पर वह जा रहा है तो स्पष्ट है कि वो मंगलोर के बाद केरला के बाद का जो क्षेत्र मतलब कर्नाटक के बाद का क्षेत्र है। तो थाल घाट और भोर घाट के बाद पाल घाट, और पाल घाट केरला में पड़ता है। तो केरल के बगल में कौन है? तो केरल के बगल में या तो कर्नाटक है या तमिलनाडु है। तो ये हुआ बेसिक नॉलेज। अब इस बेसिक नॉलेज पर यदि आप क्वेश्चन को देखें तो चलिए यहां पर देखिए केरल और तमिलनाडु, यही ऐसे आंसर भी है। कर्नाटका और तमिलनाडु जब वो केरला में है पाल घाट, तो केरला यहाँ विकल्प में है नहीं, देखिए विकल्प आपका समाप्त हो जाता है। सी नंबर देखिए विकल्प भी समाप्त, कर्नाटका और केरला आपके सामने ए और डी बचा हुआ है। क्योंकि भोर घाट कर्नाटका और महाराष्ट्र को जोड़ने का काम किया, और चूंकि पाल घाट सबसे दक्षिण में है तो दक्षिण का राज क्या हो गया, यहां भी देख रहे हैं महाराष्ट्र उत्तर दक्षिण और फिर केरला भी दक्षिण भाग हो गया, तो दक्षिण में जो है वो आपका आ गया तमिलनाडु। तो बड़े आसानी से थोड़ी सी समझ को विकसित करते हुए अपनी बौद्धिकता का परिचय यदि आप देते हैं तो 100% ये तुक्का पर नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आप उत्तर देने में सक्षम समर्थ हो जाते हैं। आंसर आपका हो जाता है केरला और तमिलनाडु। भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा, भूमध्य रेखीय। तो भूमध्य रेखीय ग्लोब पर यदि आप देखें तो भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या होता है, 0 डिग्री जो रेखा है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री जो दक्षिण का क्षेत्र होता है, जिसे डोलड्रम या शांत वायु पेटी के नाम से जानते हैं, यही होता है भूमध्य रेखीय जलवायु का क्षेत्र। भूमध्य रेखा पर सालों भर 365 दिन, 365 दिन, वर्ष का 365 दिन 2 PM के बाद सूर्यास्त होने तक यहां मूसलाधार वर्षा होती। तो मूसलाधार जहां वर्षा होगी वहां पर पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे वनस्पति पाए जाएंगे। तो यहां प्रश्न है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है। अब देखिए एक यहां शब्द है लाइकेन। लाइकेन मतलब क्या होता है, काई। लाइकेन क्या है, तो आप देखते हैं कि जहां पर पानी का थोड़ा जमाव होता है, चाहे चट्टान हो, मिट्टी हो, दलदली क्षेत्र हो, तो वहां लाइकेन पाया जाता है। तो लाइकेन तो धरातल पर, जमीन पर उगा हुआ काई है। देखिए ये विकल्प आपका समाप्त हो गया। लोगोन नामक कोई ऐसी शब्द है नहीं। पटाना श्रीलंका का जो घास का मैदान है, श्रीलंका का घास का मैदान को बोलते हैं पटाना। तो 3 विकल्प से आप भली भांति परिचित हो चुके, ऐसा कोई शब्द है नहीं। लाइकेन काई को कहते हैं तो लता हो नहीं सकती है। पटाना श्रीलंका का घास का मैदान है। उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया लियाना। उत्तर आपका जो आ गया वो है लियाना।
आचार्य विनोबा भावे ने विश्व प्रसिद्ध भूदान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? भूदान, भूमि का दान। तो 1951 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। जो भूमिपति हैं, भूस्वामी हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा अतिरिक्त जमीन है, जहां वो पूरी जमीन की खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं, तो अपनी एक्स्ट्रा जमीन को वो दान कर दें, ताकि समाज का वो वर्ग जो भूमिहीन है, निम्न वर्ग का है, उनके पास जीवन के आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं है, वो कृषि कार्य करके अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा सर्वोदय, महात्मा गांधी का जो सर्वोदय विचार था, तो सर्वोदय के विचार को आधार बनाकर 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। सबसे पहला इन्हें जो जमीन दान में मिला वो था वर्तमान तेलंगाना, तब था आंध्र प्रदेश। ऐसे तो 51 में आंध्र प्रदेश राज्य था भी नहीं, आंध्र प्रदेश राज्य का भी गठन 1953 में हुआ। तो वर्तमान तेलंगाना का, यहाँ पर देखिए तेलंगाना था, तेलंगाना, अब यहाँ पर देखिए तेलंगाना, चलिए भोपाल एक थे मध्य प्रदेश, तो ये विकल्प आपका समाप्त हो गया। वारंगल, वारंगल पड़ता है आंध्र प्रदेश, तो ये भी विकल्प समाप्त हो जाता है। ऐसे वारंगल भी अभी वर्तमान में तेलंगाना में, सॉरी। अब तीनों का तीनों देखिए विकल्प, हैदराबाद, वारंगल और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई। कहां से आरंभ की? चूंकि राज शब्द है तो राज शब्द यहां पर हो जाता है तेलंगाना, तो तेलंगाना से शुरुआत किए। पोचमपल्ली, तेलंगाना का पोचमपल्ली पहला गांव था जहां इन्हें जमीन दान में प्राप्त हुई, तो पोचमपल्ली, तो आंसर हो गया तेलंगाना। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून, प्रत्यावर्ती मतलब होता है लौटती हुई मानसून, बाद का मानसून, तो प्रत्यावर्ती मानसून से अधिक प्रभावित होता है? यकीनन तौर पर आप 8वां क्लास में ही पढ़े होंगे कि तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून के लौटने के क्रम में नीलगिरी के पर्वत से टकराकर नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है। चंद दिन पहले भी आप समाचार सुने होंगे कि मद्रास में कई दिनों की वर्षा से वहां जल जमाव और बाढ़ की अवस्था उत्पन्न हो गई थी। तो यहां पर देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती, आपको पता होगा भारत की अधिकांश वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम, भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जबकि तमिलनाडु में वर्षा नवंबर दिसंबर माह में लौटती हुई मानसून के दरमियान होता है। यहां पर देखिए आंसर क्या हो गया, तमिलनाडु। इसे कह सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून के लौटने के क्रम में तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत से टकराकर वर्षा होती है। तो ये मानसून या प्रत्यावर्ती तमिलनाडु का क्षेत्र हो जाता है। नवंबर का कब वर्षा होती है? नवंबर दिसंबर में। भारत की अधिकांश वर्षा किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत का औसत एवरेज वर्षा कितनी है? तो भारत का औसत वर्षा है 118 से 125 सेंटीमीटर भारत की एवरेज वर्षा होती है। कई बार इसे 120 सेंटीमीटर भी, भारत की वर्षा में 120 सेंटीमीटर भी लिखा जाता है। इस प्रकार से आंसर हो गया तमिलनाडु। हीनयान तथा महायान चतुर्थ बौद्ध सभा में जो कनिष्क के शासन काल में कश्मीर का कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में ईस्वी सन के प्रथम शताब्दी में आयोजित चतुर्थ बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा के आधार पर 2 भागों में बंट गया। जो अनुयायी गौतम बुद्ध को भगवान मानते हुए मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर पूजा की शुरुआत किया उसे महायान, और जो गौतम बुद्ध के उपदेशों को आधार बनाकर बिना मूर्ति का बौद्ध धर्म को अपनाने पर बल दिया वो था हीनयान। तो जो मूर्ति पूजक थे वो महायानी, जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे वो हीनयानी कहलाए। तो चतुर्थ बौद्ध सभा जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया, इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बंट गया। सिख धर्म के संस्थापक हुए
प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव और 10वां और अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने सिख संप्रदाय को एक योद्धा के रूप में, एक लड़ाकू संगठन के रूप में बदल दिए। हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव, भगवान शिव के उपासक को शैव, विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा गया। बौद्ध जो है हीनयान और महायान, जबकि जैन धर्म श्वेत वस्त्र पहनने और नग्न रहने के आधार पर श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बंट गया। धनपत राय, प्रेमचंद्र का उपनाम है धनपत राय। आपने कहानी पढ़ा होगा जब 5वां 6ठा में हो कि धनपत राय ने 1 रुपया चोरी करके गए थे और पूरे दिन भर जो है मेला में घूमते रहे थे और अपना चचेरा भाई को नाम लगवा कर उसे पिटवा दिए थे। तो धनपत राय प्रेमचंद्र का बचपन का नाम हुआ। बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता, जो 10 द्वार से सोपान तक उनकी सबसे फेमस पुस्तक थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, तो ये अयोध्या सिंह। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला कौन हुए? सूर्यकांत त्रिपाठी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, बच्चन हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद का नाम हो गया धनपत राय। प्रेमचंद भारत में बहुत बड़े चरित्र विद्वान हुए। गोदान इनकी फेमस पुस्तक रही। कहानियों के संग्रह को मान सरोवर के नाम से जानते हैं। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब जो बनाए गए विधि को लागू करता हो, बनाए गए नियमों को जो क्रियान्वित इम्प्लीमेंशन करता हो, उसे कहते हैं कार्यपालिका। तो अब देखिए, कार्यपालिका संसदीय तंत्र में है तो मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के द्वारा तमाम संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। तो लोकतंत्र का 3 स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये हुई विधि बनाने वाली संस्था, ये हुई न्याय की संस्था और ये हुआ कार्यपालिका। तो राज्य का मुखिया, राज्य यहां पर गवर्नर शब्द, तो संवैधानिक प्रधान हो जाते हैं। प्रथम बौद्ध सभा गौतम बुद्ध की जिस वर्ष मृत्यु होती है, अर्थात 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। कहां? तो किया गया राजगीर का सप्तपर्णी, राजगीर का सप्तपर्णी गुफा में किया गया। अध्यक्षता किसने किया? तो अध्यक्षता किया महाकश्यप, अध्यक्षता किया महाकश्यप। या देखिए विकल्प आपका महाकश्यप। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहां हुआ? राजगीर का सप्तपर्णी गुफा में। अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप। और उस वक्त राजा कौन था? तो राजा का नाम था अजातशत्रु। राजा कौन था? तो राजा था अजातशत्रु। इसी बौद्ध सभा में सूत पिटक और विनय पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक नामक पुस्तक की संकलन हुआ। द्वितीय बौद्ध सभा की अध्यक्षता शाबाकमीर किया गया, जो बिहार के ही वैशाली में 383 ईसा पूर्व में किया गया। चतुर्थ बौद्ध सभा जो कश्मीर का कुंडलवन, कश्मीर का कुंडलवन में आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र। और तृतीय बौद्ध सभा जो पाटलिपुत्र पटना में, पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में किया गया, उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस। तो देखिए यहां पर चारों विकल्प है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्रमशः ABCD 4 आपका विकल्प भी दिया हुआ है। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम, कलिंग मतलब उड़ीसा, यह तो आप पढ़ते होंगे। अशोक ने शासन काल के 8वां वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता और कलिंग के इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। कलिंग की युद्ध की विभीषिका से प्रभावित होकर यह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया,
जिसकी जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। लेकिन यहां पूछता है सर्वप्रथम कलिंग विजय सिर्फ नहीं बल्कि कलिंग को जीतने वाला मगध का पहला शासक कौन था? तो मगध का पहला शासक था महापद्मनंद, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया। और इस विजय के उपलक्ष्य में वहां जैन धर्म से जुड़े हुए कई तीर्थंकर की मूर्ति को विजय के फलस्वरूप जीत कर मगध ले आया था। बाद में कलिंग का शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण करके उन जैन मूर्तियों को वापस अपने देश को ले गया। तो महापद्मनंद मगध का पहला शासक था जो कलिंग पर विजय प्राप्त किया। शायद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कलिंग या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कलिंग फिर से स्वतंत्र हो गया हो। तब पुनः 261 ईसा पूर्व में अशोक ने उसे जीता। अशोक, बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य तीनों, ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उनका पोता माने बिंदुसार का बेटा, और बिंबिसार ये मगध का पहला वंश था, उसका नाम था हर्यक वंश। तो मगध का पहला वंश हर्यक वंश का संस्थापक हुआ बिंबिसार। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। और मगध का सबसे महानतम शासक हुआ अशोक। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यूनानी लेखक जस्टिन लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच पश्चिमोत्तर भारत में मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त वो राजा नहीं बल्कि एक चाणक्य का विद्यार्थी के रूप में था। तो जस्टिन के अनुसार चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का मुलाकात पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर से हुआ था। लेकिन यहां पूछ रहा है कि राजा मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर का आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर 323 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौट गया। भारत में मात्र यह 19 माह रहा। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल 322 से शुरू होता है और यह 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो सिकंदर के लौटने के बाद इसकी राज की शुरुआत ही होती है, देखिए समाप्त हो जाता है। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक है और सिकंदर महान के आक्रमण के समय राजा कौन था? धनानंद। राजा था धनानंद, अर्थात आंसर हो गया बी। महेश नारायण प्रथम संपादक थे। महेश नारायण बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बहुत ही प्रतिष्ठित लीडर हुआ करते थे। तो महेश नारायण एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी, बुद्धिजीवी, पत्रकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाए थे। तो बिहार टाइम्स जो अखबार था, तो बिहार टाइम्स अखबार 1903 ईस्वी से बिहार टाइम्स अखबार की प्रकाशन की शुरुआत हुई थी। नवजीवन का प्रकाशन हुआ था 1919 से। इसके प्रकाशक थे महात्मा गांधी। पायनियर ये अंग्रेजों के द्वारा प्रकाशित अखबार था। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया। बिहार टाइम्स को पहले 1903 ही बतला चुके थे और 1906 में इसका नाम हो गया, बिहार टाइम्स का नाम जो है 1906 में हो गया बिहारी। संपादक थे महेश प्रसाद, जो अभी आपने उत्तर में देख चुका। बिहार के किस जिले में कुछ मिट्टी चमकती मिट्टी क्यों है? मिट्टी में चमक, सूर्य के प्रकाश के दौरान मिट्टी चमकती है, तो उसमें जब अवरक की मात्रा मिली होती है तो अवरक सूर्य के प्रकाश में चमक उसमें पैदा होता है। आप देखते हैं पहले अबीर गुलाल में अवरक का प्रयोग होता था उसकी चमक को पैदा करने के लिए। अब इतनी अधिक फैक्ट जानकारी है कि मिट्टी में चमक अवरक की उपलब्धता के अवरक की उपस्थिति के कारण होता है। तो भारत बिहार में अवरक कहाँ पाया जाता है? झारखंड, आंध्र प्रदेश अवरक का मुख्य केंद्र है, लेकिन बिहार में, तो बिहार में देखिए अवरक जो है पटना में है नहीं, वैशाली में है नहीं, भोजपुर में। तो झारखंड के सटे हुए क्षेत्र
नवादा, जमुई, बांका के क्षेत्र में कुछ अवरक पाया जाता है, तो झारखंड के पड़ोस में अवस्थित है। तो अवरक की उपस्थिति के कारण अवरक मिट्टी में अवरक की उपलब्धता के आधार पर उसमें चमक पैदा होती है। अवरक मूलतः झारखंड में पाया जाता है, बिहार में अवरक का क्षेत्र है नहीं, लेकिन झारखंड से सटे हुए जो सीमा क्षेत्र हैं वहां अवरक की उपलब्धता है। अब आप इतनी यदि फैक्ट जानकारी है तो दिए गए विकल्प के आधार पर पूर्णतः आत्मविश्वास के साथ, पूर्णतः सटीकता के साथ ही आप उत्तर को निकाल सकते हैं। उत्तर में कहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गंगा या किसी भी नदी के द्वारा जो निर्मित मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को नई और पुरानी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर मिट्टी। तो जब बरसात के मौसम में बाढ़ के दरमियान नदियों के द्वारा मैदानी इलाके में एक नई मिट्टी की तह को बिछा देते हैं, उसे ही कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी का खादर के नाम से जानते हैं। तो आप देखते हैं बिहार का उत्तरी बिहार लगातार बाढ़ से प्रभावित होती है, जबकि दक्षिण बिहार जो ऊंची क्षेत्र है जो सूखा से प्रभावित हो जाता है। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी बांगर मिट्टी, उत्तर बिहार की मिट्टी को बोलते हैं खादर मिट्टी। और खादर मिट्टी का जो सबसे नवीनतम भाग जिसमें कुछ मिट्टी के साथ साथ बजरी पत्थर भी पाया जाता है उसे भांगर मिट्टी बोलते हैं, तो तराई मिट्टी बोलते हैं। तो पर्वतीय ढाल के किनारे का मिट्टी को तराई मिट्टी कहते हैं। अब यहां पर देखिए विकल्प आपका क्या है, तो यहां पर हो गया कैराल केवाल मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गए उत्तरी बिहार, लेटेराइट मिट्टी पर्वतीय ढाल पर जहां शुष्क और आर्द्र जलवायु बराबर आपस में आते जाते रहता है, कभी गर्मी कभी बरसात का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र का चौरस जो ऊपरी भाग मैदानी भाग होता है वहां इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी कहते हैं, जो बेसाल चट्टान के टूटने से बनता है। तो रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। ये मिट्टी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, महाराष्ट्र वगैरह में है। तो बिहार का हो गया आंसर आपका बी। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई, तराई क्या हुआ, जहां नदी पर्वतीय ढाल से मैदानी भाग में उतरती है। नदी जहां पर्वतीय ढाल से मैदानी भाग में उतरती है, जहां मिट्टी के साथ कुछ कंकर पत्थर भी पाए जाते हैं, उसे तराई प्रदेश कहते हैं। अब बिहार में वो स्थान जहां पर्वत से नदी निकलती है, तो अब उसको आप ये तराई मिट्टी किसको कहते हैं, तो पर्वतीय ढाल के नीचे का जो मैदानी भाग हुआ, जहां मिट्टी के साथ साथ कुछ कंकर पत्थर बजरी भी पाए जाते हैं, तो पर्वत और मिट्टी के क्षेत्र का जो भाग वो तराई हुआ। अब देखें बिहार के क्षेत्र में कहां पर पर्वत है और नदियां निकलती है, नेपाल से सटी हुई जो भी क्षेत्र होगा बिहार में नदी वहां पर्वत से उतरकर धरातल पर आती है। अब विकल्प को आप देखें तो आपको ज्ञात आसानी से जानकारी हो जाएगी कि नेपाल का सटा हुआ क्षेत्र जो है वह बिहार का कौन सा हिस्सा आएगा जहां इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र में ही इस प्रकार की मिट्टी की उपलब्धता हो सकती है। तो दिया गया विकल्प देखिए पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, जहां तराई मिट्टी पाई जाती है। बिहार में भांगर मिट्टी, भांगर अभी बतलाए थे कि खादर का ही वो क्षेत्र हुआ भांगर मिट्टी, तराई क्षेत्र की मिट्टी भांगर मिट्टी होती है। तराई क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो भांगर मिट्टी होती है। तो फिर आपके सामने विकल्प वही है, भांगर मिट्टी कहां मिलती है, भांगर मिट्टी मिलेगी तराई क्षेत्र में। अब यहां तराई क्षेत्र देखिए तो जो विकल्प आपके सामने आता है पूर्वी चंपारण, यहां नालंदा है, नालंदा कहीं तराई क्षेत्र है नहीं, गया का तराई क्षेत्र है नहीं,
गया, नालंदा, बोध गया। फिर तराई क्षेत्र है नहीं, पूर्णिया, सहरसा। तो सहरसा, ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। चलिए एक विकल्प आपका। फिर यहां देखिए गया में भांगर मिट्टी पाई नहीं जाएगी, तो विकल्प क्या हो गया? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो जलोढ़ मिट्टी का भी जो नवीनतम भाग हुआ उसे कहते हैं भांगर मिट्टी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य के लिए राज्यपाल का पद का गठन किया जाएगा, और अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में अंतर्निहित होती है। जैसे आप पढ़ते हैं कि संघ में अनुच्छेद 52 के आधार पर राष्ट्रपति के पद का गठन होता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, उसी प्रकार 153 राज्यपाल का पद, 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में अंतर्निहित होती है। राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होता है। विधानमंडल विधि बनाने वाली संगठन अर्थात विधायिका, ये दोनों हुआ, तीनों मिलकर बने कार्यपालिका। राज्य प्रशासन की वैधानिक प्रधान, अभी आपको चर्चा किए गए, वैधानिक संवैधानिक प्रधान राज्यपाल और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 के आधार पर राज्यपाल के पद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 155 के आधार पर राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और नियुक्ति के पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं। तो राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के आधार पर करते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार को मर्म और आत्मा, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। यह निर्णय कौन लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है। उस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जिसमें कर, टैक्स से संबंधित प्रावधान हो। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से चर्चा के लिए लोकसभा में रखा जाता है। गया शहर में पर्यटक, तो गया शहर में पर्यटक पहुंचेंगे तो अक्षय वट का वृक्ष कहाँ है? तो अक्षय वट का वृक्ष जो है वो पड़ता है इलाहाबाद प्रयागराज में। सूर्य मंदिर, बिहार का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, वह है देव औरंगाबाद का सूर्य मंदिर। ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी आपका ये भी गया में पड़ता है, और विष्णु पद मंदिर भी गया में है। तो जब दो विकल्प सही है तो आंसर हो जाता है ई। इस प्रकार से विद्यार्थी ये 150 क्वेश्चन का जो बीपीएससी का सेट था, वो सेट आपका पहला सेट समाप्त होता है। आज की सब क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, फिर नए सेट के साथ नए दिन उपस्थित होंगे। धन्यवाद।